नमस्कार। तबसरा आज दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं आदर्शपाल गुप्ता और हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार दिनेश महाजन जी। दिनेश जी, तबसरा में आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज जो खबरें जिन पे हम चर्चा करेंगे, सबसे पहले हम डेली वेजर्स पे बात करते हैं। आज उन्हें भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर के बाहर धरना दिया है और दूसरी खबर है कि प्रेस क्लब ने अशोक सोडी मेमोरियल, जो 6 अशोक सोडी मेमोरियल जो फोटो कंपटीशन है, उसको करवाया कल। और गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस छोड़ी है, वो अब नई पार्टी की घोषणा नवरात्रों में करेंगे। जी, पहले नवरात्रि। रजौरी में फिर आज एक्सीडेंट हुआ है, 8 लोग घायल हुए हैं और पहली बार 24 साल के बाद कांग्रेस को गांधी परिवार के बाहर एक प्रेसिडेंट मिलेगा। बिल्कुल। सबसे पहले हम डेली वेजर्स की बात कर रहे हैं। बहुत देर से सड़कों में डेली वेजर उतरे हुए हैं, बहुत पुरानी इनकी मांग है, यहाँ तक कि उनकी उम्र भी बीती जा रही है और रिटायरमेंट की एज पे आ गया, लेकिन उनको ना तो उनके जो सैलरी है वो मिल रही है, ना उनको पक्का किया जा रहा है। वो बेचारे बहुत परेशान है। तो इससे पहले उनसे सभी जितनी भी पोलिटिकल पार्टियाँ आती हैं, उनसे वादे करती हैं, सबको करती हैं। PM ने भी कहा, BJP ने भी कहा, आज उन्होंने पहले भी थाली कोली प्लेटें सब बजाई, वो सब देख लिया। तो आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के बाद, जो उनका हेडक्वार्टर है, उनके बाहर धरना दिया और घेराव किया। जी नमस्कार। मैं समझता हूँ जितने भी डेली वेजर हैं, इनको जितने भी राजनीतिक दल रहे हैं, सब ने वोट बैंक की तरह यूज़ किया है। चुनाव आते हैं, इनसे वादे किए जाते हैं कि साहब हमारी सरकार बनवाइए, आपके जितने भी मुद्दे हैं, सबसे इनका बड़ा मुद्दा रेगुलाइजेशन का है। जो भी सरकार आती है, इन्हें को लॉलीपॉप सा दे देती है कि साहब हमारी सरकार बनवाए हमें, क्योंकि इनका जो है वोट बैंक बहुत एक पॉकेट है इनकी, एक अपनी आप में हज़ारों के नंबर में इनका है और फैमिलीज इनके साथ एसोसिएटेड हैं, परिवार पूरा एसोसिएट है। तो ये इनका वोट बैंक एक बल्क में वोट बैंक है। तो सरकारें जितनी भी आती हैं, पहले तो इनको एक लॉलीपॉप चूसना सा दे दिया जाता है कि साहब हमें आप इलेक्शंस में सपोर्ट करें, हमारी सरकार बनेगी, सरकार बनते ही आपकी रेगुलाइजेशन होगी, आपके अच्छे दिन आएंगे। जब जम्मू कश्मीर में यहाँ पे पार्लियामेंट्री चुनाव हुए, उस दौरान भी प्रधानमंत्री आए, असेंबली चुनाव में भी आए, और जितने भी अस्थायी कर्मी थे, डेली वेजर जिनको हम कहते हैं, इनसे बात हुई, इनको यही आश्वासन दिया गया कि हमारी साहब सरकार बनवाएं, आपके जितने भी मुद्दे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा रेगुलाइजेशन का है, वो पूरा होगा। आप देखिए 90 दिन, मुझे लगातार ऑलमोस्ट 3 महीने हो गए हैं इनको बिल्कुल डेली वेजर्स को हड़ताल पे बैठे हुए। BC रोड में बेचारे रोज़ सुबह से लेके शाम तक बैठे रहते हैं और अपने परिवार तक लेके आए हैं। बच्चों को तख्तियां देके अपने आप में वो इमोशनल करने वाले सीन थे कि जिन बच्चों को स्कूल में होना चाहिए, वो बाप के लिए कि हमारे बाप को पैसे दो, वेतन दो, उनका जो मानदेय बनता है उनका, तो वो उन्हें दो कि हमारे स्कूल का खर्चा चले। तो ये अपने आप में मानव अधिकारों का हनन ही। कईयों ने आत्महत्या कर ली इस पे। तो बिल्कुल, जब परिवार नहीं चला पाओगे, आपके सामने अपनी पत्नी या आपके बच्चे दिखेंगे जिनकी आप स्कूल की फीस नहीं दे पा रहे हो, तो भावुक तो इंसान होगा। पर यही बार बार कहते हैं ये पिछली सरकारों की गलती है, पिछली सरकारों की गलतियों को हम कहते कहते उनको कब तक हम ये लॉलीपॉप देते रहेंगे? देखिए, सरकारों की गलती है। जो सरकार पिछली आपको एसेट्स दे के गई है, जो कमाई दे के गई है, तो चीज़ें आपको दी गई हैं, आप प्रयोग करते हो। जो लाइबिलिटीज़ हैं वो आप फेंक देते हो कि जनाब पिछली सरकार ने दी हैं, हम इस पे नहीं काम करेंगे। तो ये दौरी मापदंड सरकारों को नहीं करना होगा, इंसानियत के नज़रिए से इनको देखना होगा और इनके मुद्दे को हल करना होगा। तो हम भी अपील करते हैं सरकार से कि जितनी जल्दी हो सकता है इनके मुद्दे को हल किया जाए। और मैं आपको रजी बता दूं, उपराज्यपाल के शासन में ये सब मुमकिन है और जितने ऐतिहासिक फैसले अब हो रहे हैं, पहले कभी नहीं हुए। तो ये भी एक ऐतिहासिक फैसला होगा और हजारों परिवारों का चूल्हा जलेगा। और जितना आप कहेंगे कि अच्छाई वो निकलती है दिल के अंदर से, वो क्या से क्या बना देती है, इंसान की दुआएं क्या से क्या बना देती हैं। तो शायद इस बार भाजपा अगर करती है तो शायद भाजपा के साथ भी ऐसा ही हो और आने वाली जो चुनाव की सुखबुहार शुरू हुई है, दोबारा भाजपा को लाभ मिले इससे। सही कहा आपने। दिनेश जी, कल प्रेस क्लब जम्मू ने अशोक सोडी हमारे मित्र थे, हमारे साथी थे, हमारे साथ रहे, जिन्होंने काम किया बड़ी देर और वो शहीद हो गए थे, बिल्कुल उनकी याद में एक फ़ोटो कंपटीशन शुरू किया था। कल फाइनल करके उनके जो बच्चे जिन्होंने उसमें भाग लिया था, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड और कंसोलेशन जितने भी थे, उनको इनाम जो दिया गया। और कल मतलब एक अच्छी चीज़ लगी कि जम्मू के अंदर एक आने वाले जो हमारे नए लड़के हैं काम करने वाले, वो सामने आए। और सबसे बड़ी बात है,
वुमेन कॉलेज गांधीनगर प्रोत्साहन, वुमेन कॉलेज परेड की लड़कियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और अशोक सोडी जी को याद किया गया, उसे श्रद्धांजलि भेंट की गई। देखिए, ऐसे ही ये प्लेटफॉर्म होते हैं उभरते पत्रकारों के लिए। एक मोटिवेशनल प्रोत्साहन है उन बच्चों का। पत्रकार जितने रेगुलर हैं, आप सबने इसमें पार्टिसिपेट किया। हमारे जितने जम्मू के वरिष्ठ से वरिष्ठ फोटो जर्नलिस्ट हैं, सब ने इसमें पार्टिसिपेट किया। किसी को कुछ ना कुछ मिला। बिल्कुल। सबसे देखिए हैरान करने वाला जो था, आप भी थे वहीं पे और आपने ही प्राइज डिस्ट्रीब्यूट वहाँ किए। सर्टिफिकेट्स, अप्रिसिएशन जो लेटर्स थे, प्रशंसा पत्र आपने ही सौंपे काफ़ियों को। तो जो सबसे बड़ा उलटफेर किया, एक दूसरे नंबर का जो सेकंड प्राइज मिला, वो गांधीनगर महिला कॉलेज की एक छात्रा को मिला है, इशिका जंडियाल नाम की। जी जी। देखिए, इतने वरिष्ठ फोटो जर्नलिस्ट जितने भी थे, कईयों को सांत्वना प्राइज मिला। सांत्वना से ही इनको संतोष करना पड़ता। मैं सांत्वना इसीलिए कहते हैं बिल्कुल सही कि बात आपको संतोष प्रोफेशनल जो जर्नलिस्ट थे उनको, जो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट थे, जिनके पास इतने बड़े कैमरेज, इतने महंगे लेंस थे, और वो एक बच्ची जो है कॉलेज की, वो आप कितना उसका मोटिवेशन, उसको लेवल कितना बड़ा होगा, उसके अंदर कितना अपने आप में प्रोत्साहन आया होगा कि जनाब इससे मैं इतना कर सकती हूँ कि दूसरा मैं प्राइज ले सकती हूँ, दूसरे नंबर पे पहुँच सकती हूँ। जम्मू के ऑलमोस्ट सभी जर्नलिस्टों से कम्पीट किया, और कम्पीट करना ही अपने आप में कहीं बहुत बड़ी बैठ के कम्पीट करना ही बहुत बड़ी बात है। और कम्पीट करके आप देखिए, 4 बच्चियाँ ऐसी थी जो महिला कॉलेज परेड और गांधीनगर की, जिन्होंने सांत्वना भी मिली। आप सिर्फ ये मत कीजिए कि सेकंड प्राइज है कि वो गांधीनगर कॉलेज की लड़की को मिला, हमारी बच्ची को मिला। इसके अलावा 4 और बच्चियाँ ऐसी थी इन्हीं दोनों कॉलेज से जिनको सांत्वना पुरस्कार भी मिला है। यानी एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। तो दूसरा, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ। प्रेस क्लब जब ये प्राइज़ शुरू हुआ था, उस मैनेजमेंट पिछली कमेटी में भी मैं था। तो ये तब हमारे अश्विनी जी प्रेसिडेंट हुआ करते थे। तो अशोक सोडी तो सबके प्रिय हैं, सबके साथ उन्होंने काम किया था, और वो ऐसे जिंदा दिल शख्सियत थे कि जिनके उनको भूल नहीं सकते। लास्ट एक दिन पहले जाने से पहले हमारे साथ बैठे हुए थे और बातचीत कर रहे थे। बिल्कुल। अचानक खबर आई उनकी। ऐसे व्यक्ति का जाना मतलब सबके लिए दुखद था। और ये प्रेस क्लब का दायित्व भी बनता है कि जो हमारे बीच पत्रकार नहीं रहे हैं, उनके परिवार को कहीं ऐसा ना लगे कि हम ऐसी प्रोफेशन में हैं कि जिन्हें कोई थैंकलेस प्रोफेशन बोलता है, कोई याद ही नहीं करता है। तो ये एक मोटिव रहा कि एक तो प्रोत्साहन भी किया जाए पत्रकारों को, और छात्र जितने भी जर्नलिज्म या जिस भी प्रोफेशनल आना चाहते हैं इस क्षेत्र में, उनको प्रोत्साहन भी दिया जाए, और दूसरा अशोक सोडी जी को याद भी किया जाए। इसलिए शुरू हुआ था। कोविड के 2 वर्षों में कंपटीशन नहीं हो पाया था क्योंकि गैदरिंग पे गवर्नमेंट ने बैन लगा रखा था। तो ये पिछले 2 साल नहीं हुआ था। इस बार कम से कम 50 के करीब एंट्रीज थी जी, और इतनी वाइड सर्कुलेशन भी नहीं हुई थी, बावजूद जिसके 50 एंट्रीज थी। और जो जज साहिबान थे, सब वरिष्ठ थे, आपको पता ही है, तो वो खुद कह रहे थे कि हम इतने कंफ्यूज थे कि एक से एक बढ़िया फोटो थी कि हम प्राइज किसको दें और किसको छोड़ें। यही कारण था कि इस बार सांत्वना जी के पुरस्कार तो 10 किए गए। जी जी जी, ये बिल्कुल सही कहा आपने। दिनेश जी, गुलाम नबी आज़ाद ने जब कांग्रेस को छोड़ी तो तभी पता चल रहा था कि ये नई पार्टी का गठन करेंगे, लेकिन इस बीच में वो जम्मू और कश्मीर के दौरे करते रहे, मिलते रहे लोगों से। लेकिन अब जो है नवरात्रों में, जिसे हमारे हिंदुइज्म में शुभ मानते हैं, क्योंकि एक तरफ भजन को लेकर बड़ा चर्चा होती रही, ये कंट्रोवर्सी कर रखी है, दूसरे ये हिंदू कैलेंडर के हिसाब से गुलाम नबी आज़ाद नवरात्रों में नई पार्टी का गठन कर सकते हैं, उसका नाम जो है अनाउंस कर सकते हैं। हालांकि 3 मेंबर कमेटी जो है वो दिल्ली में इस वक्त बैठी है, इस पर सर्वे कर रही है और स्क्रूटनी कर रही है, नाम की स्क्रूटनी कर रही है, किन किन को रखना है, कैसे कैसे रखना है, उस पर चर्चा की जा रही है। और पहले नवरात्रे को या नई पार्टी को घोषणा कर सकते हैं। देखिए, आज़ाद साहब एक टावरिंग पर्सनालिटी हैं, जम्मू कश्मीर की बात करें, और वो ऐसा एक शख्सियत हैं गुलाम नबी आज़ाद, जो ना सिर्फ कश्मीर बल्कि जम्मू में भी पूरी जगह, हर खित्ते में, हर ज़िले में एक्सेप्टेबल हैं, नॉन कंट्रोवर्शियल। कहीं आपने कभी साहब इनका फालतू स्टेटमेंट नहीं सुना होगा, कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट की। अब तक के इतने इनका अनुभवी रहे हैं तो कोई कंट्रोवर्सी इनके साथ नहीं चली है। वरना ये ऐसा पॉलिटिक्स ऐसा क्षेत्र है कि जहाँ एक छींट भी इंसान के ऊपर है तो चरित्र को ख़राब कर देती है। ये गुलाम नबी आज़ाद साहब हमारे इस कैलिबर के नेता हैं कि ये सबके चहेते हैं। और ये शायद हम सब ने देखा भी, जब ये पार्टी छोड़ी, कांग्रेस जैसी एक पार्टी, इतनी पुरानी पार्टी है, कहाँ से कहाँ शुरू हुई थी।
तो जम्मू कश्मीर की जो हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी है, जितने भी दिग्गज और जितने भी मोस्टली अनुभवी थे, वो सब ने एकदम से रिज़ाइन दिया और आज़ाद साहब के साथ चले गए। इसी से अपनी उनकी शख्सियत का पता चलता है। दिनेश जी, इनके नई पार्टी बनाने से मैं जम्मू कश्मीर की सियासत के ऊपर क्या असर पड़ेगा? मैं उसी पे आ रहा था। एक देखिए, दूसरा अभी रिसेंटली गांधी जी के भजन पे कंट्रोवर्सी जो ट्वीट किया महबूबा मुफ्ती ने, कंट्रोवर्सी क्रिएट की। इनफैक्ट सभी ने उसकी निंदा की। जो महबूबा मुफ्ती का एक मुस्लिम कार्ड जो उन्होंने खेला था, फारूक साहब बहुत मैच्योर पॉलिटिशियन हैं, उन्होंने भी कहा भजन का मैं भी गाता हूँ, बिल्कुल भजन तो मैं भी गाता हूँ, तो क्या मैं हिंदू नहीं या मुस्लिम नहीं रहूँगा? तो ये महबूबा मुफ्ती की जो ये मुस्लिम कार्ड है, उनको भारी पड़ेगा शायद आने वाले चुनावों में। मैं आपको शायद, ये मेरा मानना है, वो शायद होगा भी ऐसा। बाकी आज़ाद साहब ने उसी कार्ड को, उसी का जवाब देने के लिए ये कहा है कि मैं जनाब मुस्लिम जरूर हूँ, लेकिन नवरात्रों को, यानी हिंदू धर्म के जितने भी मानने वाले हैं, मैं उनकी भी अपना जो है सम्मान करता हूँ, धर्मों को समान देखता हूँ, और नवरात्रे शुभ माने जाते हैं। हम लोग हिंदू धर्म के अनुसार जितने शुभ कार्य हैं हम लोग नवरात्र में करते हैं। तो आज़ाद साहब ने एक पॉलिटिकल कार्ड भी खेला है इससे। बिल्कुल ये एक पॉलिटिकल कार्ड भी होगा। पर इसका क्या हमारी इस राजनीति, बाकी जो पार्टीज के ऊपर है, नई पार्टी बनाने पर जो बाकी पार्टीज के ऊपर क्या असर पड़ेगा इसका? देखिए, काफी लोग जो हैं अब एक विकल्प ढूंढ रहे हैं भाजपा और कांग्रेस का। हाँ। जैसे पंजाब में आपने देखा होगा, जी आम आदमी पार्टी ने क्या किया, उसने अकाली दल का और लोग कांग्रेस से परेशान से आप आई, विकल्प बन के आई और लैंडस्लाइड विक्ट्री हो गई। आप उसी कार्ड को जम्मू में खेल रही थी। आप जिस तरह से फ्लोरिश कर रही है, आप विकल्प के रूप में ही तैयार हो रही थी कि हमें भी मौका दें। लेकिन जिस तरह से इस क्षेत्र में अब गुलाम नबी आज़ाद ने एंट्री की है, तो जो आपका एक एज लेने का था, उससे ऑब्वियसली डंट पड़ेगा आपको, और ये फ़ायदा आज़ाद साहब को मिलेगा। तो भारतीय जनता पार्टी की क्या पोजीशन रहेगी? देखिए, जनता तो भारतीय जनता पार्टी को भी करनी होगी। यार देखिए, अब जो एक थोड़े फैसले लेने शुरू हुए हैं भारतीय जनता पार्टी, यहाँ महाराजा साहब की छुट्टी का हो या कुछ हो, तो ये अपनी साख बचाने की वो है कि भाई लोगों में विश्वास बहाली की जाए कि नहीं, कि भाजपा ही यहाँ के लोगों के साथ है। तो ये है, ये पॉलिटिक्स है सारी, समझते हैं। दिनेश जी, अक्सर हम चर्चा करते हैं कि चिनाब वैली और पीर पंजाल वैली में हर रोज़ कोई ना कोई एक्सीडेंट होते हैं। पिछले कितने एक्सीडेंट हो चुके इन रोड पे ऊपर। और हमने ये भी चर्चा की, इतनी मौतें जो है मिलिटेंसी से नहीं हुई जितनी एक्सीडेंट से हुई है। आज फिर एक एक्सीडेंट हुआ है रजौरी में, और वो 8 लोग घायल हो गए, टाटा सुमो खाई में गिर गई है। देखिए, हर साल जम्मू कश्मीर में 11 से 1200 लोग सड़क हादसों में मरते हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये मरने वालों में सबसे अधिक संख्या जो है हमारी, आपने जिन बेल्ट की बात की, अर्स्टवाइल डोडा हो गया और पुंछ रजौरी हो गई, हिली एरियाज़ में। इसके बहुत से रीज़न और बहुत से फैक्टर हैं। बहुत बार कमेटी, यहाँ तक कि आपको याद होगा असेंबली में भी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई थी। बिल्कुल। उसने भी अपनी फाइंडिंग्स दी। गवर्नमेंट ने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की, फाइंडिंग्स की, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट क्या किया? उनकी जो फाइंडिंग्स थी उस पर किया क्या आपने? वो गवर्नमेंट नहीं करती। जब एक्सीडेंट होता है गवर्नमेंट को याद आता है, जनाब मुआवजा हम दे देंगे, तो बस जी ये इंक्वायरी बिठा दी है। इंक्वायरी की कभी रिपोर्ट आपने सुनी, कभी देखी गवर्नमेंट के एंड से कि ये रिपोर्ट आई है इंक्वायरी की, इसमें ये दोषी पाया गया है, किसी अफसर पे गाज गिरी हो? नहीं गिरती। आप जब तक किसी पे ऑनेस्ट नहीं लाई करोगे, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दोगे गवर्नमेंट को कि भाई ये अफला अफसर जो है मौके का, उसकी जिम्मेदारी थी ये रेगुलाइज करना ट्रैफिक को, जब तक आप जिम्मेदारी तय नहीं करोगे तब तक लोग ऐसे मरते रहेंगे। आपने इंक्वायरी की बात की, तो 31 दिसंबर को माता वैष्णो देवी में एक जहाँ भगदड़ मची थी, वहाँ पे 12 जो यात्री थे उनके देहांत भी हो गया था। उसको लेके एक कमेटी बैठी थी और उन्हें कमेटी ने 15 दिन के अंदर अंदर गवर्नमेंट को उसका बताना था कि उसका रीज़न क्या था। लेकिन अभी तक कोई भी पब्लिक डोमेन में नहीं आया। उसके लिए आज शेख शकील ने एक अपील दायर की है जी बिल्कुल, और आज कोर्ट में, हाई कोर्ट में उन्होंने दायर किया और कोर्ट ने 1 महीने का समय दिया है उनको जवाब देने के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल बर्निंग इशू है। बट ये है कि आपके शायद नोटिस में भी होगा, अब श्राइन बोर्ड जो है एक स्काई वॉक शुरू बना रहा है। करीब 200 मीटर का एक फ्लाईओवर तैयार कर रहा है भवन पे। उस फ्लाईओवर का होगा क्या कि साहब जो जाने वाले दर्शन करने वाले लोग हैं, श्रद्धालु जो हैं,
उस स्काई वॉक से होकर जाएंगे। अच्छा, 2 रूट हो जाएंगे। अभी एक ही रूट है, आने का भी वही ट्रैक है और जाने का भी वही ट्रैक है। नवंबर तक फाइनलाइज होना है। इस महीने 2 महीने में जो इसका टाइम दे रखा है, अभी काम शुरू हो गया बस, तो नवंबर तक कंप्लीशन है और दिसंबर से इसको थ्रू करना है इन्होंने। एक ये स्टेप हिस्टोरिकल है। बाकी जो एक्सीडेंट, जो स्टैम्पिड हुआ था, ये तो बहुत अनफॉर्चुनेट था, और वही है कि ऑनर्स गवर्नमेंट नहीं देती किसी को। दुर्घटना होती है, अफसोस होते हैं, सैंक्शंस हो जाते हैं पैसे, पर पैसों से जो जान गई है उसका हर्जाना नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है कि रिपोर्ट जो है पब्लिक डोमेन में नहीं आई। सरकार ने दी है, श्राइन बोर्ड ने सरकार को दी है या नहीं दी है, वो भी बात सामने नहीं आई अभी तक। जी बिल्कुल। रिपोर्ट है, क्या कोई अधिकारी इसमें किसी की जिम्मेदारी तय करते हैं कि साहब इतना क्राउड कैसे वहाँ पे पहुँच गया? जब नंबर फिक्स है कि साहब इतने आपके श्रद्धालुओं को टोकन देना है, दर्शन के लिए ऊपर जाने का एलो करना है, तो इतना रश कैसे पहुँच गया? तो अब ये कोर्ट में देखते हैं, नेक्स्ट मंथ जो डेट पड़ी है उस पर श्राइन बोर्ड विडंबना यही है हमारी कि हर चीज हमें कोर्ट पे जाके न्याय मांगना पड़ता है। ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। सरकारें बैठी हैं, अधिकारी बैठे हैं, लेकिन हर चीज के लिए हमें कोर्ट की ओर देखना पड़ता है। ऐसा क्यों है? ये व्यवस्था क्यों है? सही कहा आपने दिनेश जी। 24 साल के बाद कांग्रेस में पहली बार गांधी परिवार के बाहर से कोई प्रेसिडेंट मिलने जा रहा है। अभी इनका चुनाव होने जा रहा है, जिसमें हालांकि बहुत से राज्य, बहुत सी स्टेट्स हैं, उन्होंने अपने रेजोल्यूशन पास करके राहुल गांधी को प्रेसिडेंट बनाने की बात की, लेकिन उन्होंने मना किया। उन्होंने कहा नहीं, मैं बनूंगा नहीं। जिस दिन 23 सितंबर को वो वहाँ नॉमिनेशन शुरू हो रही है, राहुल हालांकि वो अपनी माँ से मिलने जा रहे हैं वहाँ पे एक दिन रेस्ट करके, इस अपनी यात्रा से छोड़ के, लेकिन वो नॉमिनेशन नहीं भरेंगे। नॉमिनेशन अभी तक तो यही अभी तक तो यही कह रहे हैं। और इस बार लग रहा है कि जैसा खबरों में आ रहा है कि अशोक गहलोत के चांसेस काफी है। बहुत ज्यादा है, सही कहा आपने। बट ये है कि ये पॉलिटिक्स है, किस और ऊंट करवट लेगा ये कहना मुश्किल है। अभी ये सिर्फ एक संभावना, और वो कहते हैं कि आपका देखने का विजन एक बन रहा है क्लियर, पर होगा क्या वो समय बताएगा। कांग्रेस पार्टी का इतिहास अगर आप देखें तो पहले भी रहा है कि गांधी परिवार के अलावा जो भी पार्टी का प्रधान रहा है तो पार्टी टुकड़े टुकड़े हो गई है। ये बात है। आप ये भी सोच के चलिए, गांधी परिवार एक कांग्रेस के लिए एक छाता है जो सबको अपने नीचे ले गए चलता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि पार्टी जो हालत है वो तो सबको पता है, वो तो जग जाहिर है। पार्टी कहीं भी जीतना तो उनके लिए मतलब वो अपने आप से कोई खबर ही आ जाए। अभी हमारे यहाँ पे ले हिल डेवलपमेंट काउंसिल के हुए तो वहाँ कांग्रेस की जीत, और ये एक बहुत बड़ी बात थी वहाँ पे जीत का। हालांकि इनकी सारी काउंसिल में भारतीय जनता पार्टी की मेजॉरिटी थी, फिर भी बड़ी बात थी वो। और वहाँ कांग्रेस की जीत हुई, और एक काउंसलर की जीत पे जयराम रमेश ने ट्वीट करके एक वो चिड़वाने का काम किया, जैसे वो पिंच करते हैं, जैसे किसी को भाजपा को पिंच किया कि देखो भाई साहब अभी हम लोग हैं। तो कांग्रेस को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते कि इतनी पुरानी पार्टी है, इसकी जड़ें अभी भी हैं देश के अंदर। आप कहोगे कि कांग्रेस की जड़ें ही उखड़ गई हैं, वैसा नहीं है, समय का है, ये चलता है। तो पॉलिटिक्स किस ओर बैठेगी, सिंपैथी कौन कैसे गेन करता है, कैसे को रिवाइव करता है, आप इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। बाकी अभी इस पर मैं समझता हूँ क्या सील लगाए जा रहे हैं। जैसे आपने अशोक गहलोत का नाम लिया, पीछे और भी कुछ नेताओं पे चर्चा चली कि उनकी सोनिया गांधी से मुलाकात हुई है, तो शायद वो नहीं। इसमें से एक दूसरी चीज और एक सामने आएगी, अगर अशोक गहलोत को वहां जाता है तो राजस्थान में किसको चीफ मिनिस्टर बनाएंगे? क्योंकि गहलोत की और सचिन की आपस में वो तालमेल नहीं है, और मुझे लगता नहीं है अगर गहलोत प्रेसिडेंट बन गए तो उनको वहां पे चीफ मिनिस्टर बनने देंगे। देखिए, जिस भी राज्य में कांग्रेस की पार्टी रही है, आप देखिए गोवा में क्या हुआ, उनके विधायक टूट के चले गए। महाराष्ट्र में भी ऑलमोस्ट शिवसेना का हुआ तो झटका ऑब्वियसली कांग्रेस को लगा। सरकार तो इन्हीं की थी, जो इनकी मिलीजुली सरकार थी एनसीपी के साथ, झटका इन्हीं को लगा। अब राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस मजबूत स्थिति में है, बहुमत में है और सरकार चला रही है। लेकिन उनके कई दिग्गज नेता जिनका आपने नाम भी लिया वो भाजपा के खेमे में आ गए, और कब वो नीचे इनकी जड़ों को काट देंगे आप नहीं सोच सकते। और हुआ है, जैसे कि हुआ भी है, हर जगह हुआ है। और ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। बहुत अच्छा एनालाइज किया आपने कि ये गहलोत वहां चले गए तो राजस्थान का क्या होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये था तबसरा दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें पीपी न्यूज़ लाइव। नमस्कार।